गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्व विद्यार्थ्यांना सुप्रभात. टुडेज आयुर्वेदाच्या ह्या आय थिंक हा जूनचं शेवटचं लेक्चर आहे. यानंतर आपण इनहॅप जी सर्व्हिस आहे त्यांची लेक्चरची त्याच्यात आम्ही तुम्हाला लेक्चर्स प्रोव्हाइड करणार आहोत. ओके. सो आज आपण इथं ह्या लेक्चरमध्ये एक महत्त्वाचा विषय करतोय. तो म्हणजे की संस्कृत वन ऑफ द टफेस्ट एव्हर सीन पेपर ऑफ द युनिव्हर्सिटी MUHS. म्हणजे याच्यापेक्षा कठीण पेपर संस्कृतचा आलेला नाहीये. आणि अशा ज्या विषयामध्ये विद्यार्थी सर्वात जास्त फेल होण्याची शक्यता असते, जो सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फेल होने की संभावना होती है, वो सब्जेक्ट के बारे में जो पेपर आया है, MCQ का जो पेपर होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है, तो वो भी अपने पास आ जाएगा. फिलहाल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो थ्योरी पेपर है, वो थ्योरी पेपर का एक अच्छे से डिस्कशन हम स्टूडेंट के साथ करें. हमारे जो मेंटर है रामचंद्र पुजारी सर, जिनका 21 साल का इसमें एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने अभी जो भी क्वेश्चंस है उसको क्या लिखना होता है, उसका मतलब क्या होता है, द लैंग्वेज इज संस्कृत इटसेल्फ. तो उसमें कोई दूसरी लैंग्वेज ही नहीं है. आपको क्वेश्चन भी संस्कृत में होते हैं. तो संस्कृत के जो क्वेश्चंस के आंसर है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है. अगर आपके कॉलेज में क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी, हिंदी या मराठी में होता है तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग. संस्कृत का पेपर यूनिवर्सिटी में हमेशा गत 2 सालों से इटसेल्फ संस्कृत में आ रहा है. तो आपको संस्कृत की कमांड अच्छी करना यहाँ पे उनको एक्सपेक्टेड है. और मैं ज्यादा बताने से अच्छा है अभी सर हम आपको गाइड करेंगे. मैं खाली क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे रखूंगा चूंकि हम लोग वो डिस्कस करने वाले. माइक इज अप टू यू सर. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. ओके. तुम्ही बोललं तरी चालेल सर. हो हो. सर्वेभ्यो नमो नमः. आज हम जो MUHS का संस्कृत का पेपर हुआ है, अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. उसके पहले आपको सभी संस्कृत के पेपर का नेचर यानी पैटर्न कैसा है वो हमें आपको मालूम होना चाहिए. तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, क्योंकि अभी जो स्क्रीन पर है वो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, यानी कि लघुत्तरी प्रश्न. उसके पहले एक क्वेश्चन रहता है, वो MCQ रहता है. उसका आंसर आपको सिर्फ टिक या एनसर्कल करके देना पड़ता है. तो वो अभी यहाँ नहीं है फिलहाल. वो 20 मार्क्स जो है वो MCQ के लिए रहते हैं. आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है. तो उस करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए जो अभी संस्कृत का पेपर फर्स्ट है, वो संस्कृत के पेपर फर्स्ट का MCQ में कौन कौन से सब्जेक्ट पे, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ. और बाद में ये जो लघुत्तरी प्रश्न है यानी SAQ है, उसके बारे में जो पहला संधि का क्वेश्चन है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे. तो MCQ में आपको जो 20 क्वेश्चंस रहते हैं, वो 20 क्वेश्चंस, पहले 5 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो संज्ञा माहेश्वरी सूत्र इसके ऊपर रहते हैं. उसके बाद कारक के ऊपर रहते हैं. उसके बाद प्रत्यय के ऊपर और विशेषण विशेष के ऊपर. ऐसे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन MCQ में रहते हैं. तो ये 20 क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलते हैं. अगर आपने स्टडी अच्छा किया है तो आपको उसके आंसर देने के लिए बहुत इजी होता है. तो इसके लिए मैं बोलता हूँ
अगर आपका स्टडी अच्छा हो गया है तो सबसे पहले एमसीक्यू आपको लिखने पड़ते हैं। तो एमसीक्यू के लिए आपके एमयूएचएस में अलग पैटर्न, अलग टाइम है। पहले आधे घंटे में वो आपको फिर से इन्विजिलेटर को देना पड़ता है, और बाद में ये जो 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिलता है। तो वो एमसीक्यू आपको पहले ही लिखने पड़ते हैं। सम यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू साथ में आते हैं, इसीलिए उन स्टूडेंट को थोड़ा सा ऑप्शन या चॉइस रहता है, वो एमसीक्यू बाद में लिख सकते हैं या साथ में जब क्वेश्चन का आंसर मेमोराइज होता है तो उस टाइम वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एमयूएचएस में शायद वो फैसिलिटी नहीं है एज पर माय नॉलेज। तो कुछ भी होने दो, सिस्टम को हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो वो एमसीक्यू होने के बाद आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर आता है। तो अभी इस क्वेश्चन पेपर का जो एनसीआईएसएम का पैटर्न है, वो एमसीआईएसएम पैटर्न के हिसाब से सभी ये क्वेश्चन पेपर सभी यूनिवर्सिटीज अभी फॉर्म कर रहे हैं, और उसी हिसाब से क्वेश्चंस अभी आते हैं। तो आपके सामने जो कुछ भी लघुत्तरी प्रश्न है, लघुत्तरी यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसका आंसर हमें कैसा क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो लघुत्तरी प्रश्न में जो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद उसका आंसर कैसे लिखना है वो हम प्लान कर सकते हैं। तो अभी ये जो क्वेश्चन सेकंड लघुत्तरी प्रश्न में ए क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है वो संधि के ऊपर है। तो संधि के ऊपर आपको क्वेश्चन लिख दिया है, अधोदत्तानां पदानां संधि छित्वा वा योजयित्वा लिखत। इसका मीनिंग क्या होता है, नीचे दिए हुए पदों का संधि विग्रह करो या संधि करो। तो इसमें 3 क्वेश्चन संधि के विग्रह के ऊपर है और 2 क्वेश्चंस, 2 पद है उनका संधि करना है। तो बेसिकली सभी ये पैटर्न रहता है, 3 संधि विग्रह करने के लिए आते हैं और 2 संधि बनाने के लिए आते हैं। तो इसमें 5 जो पद है वो पद में पहले आपको बोलता हूं और उसका आंसर कैसे लिखना है। एक आंसर संधि विग्रह का और एक आंसर संधि बनाने का एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं। तो देवेंद्र कुक्षावधानम चरकस्तु आचरेत प्लस नित्यम सम्यक प्लस गत्वा। आप अगर ये पदों के ऊपर ध्यान देंगे तो पहले 3 जो है वो संधि युक्त पद है, उनका संधि विग्रह करना है, और दूसरे 2 पद है उसमें पूर्व पद और उत्तर पद वो सेपरेट दिए है, उनका संधि बनाना है। तो संधि किसका करना है और संधि किसका बनाना है ये हमें इस क्वेश्चन में अच्छी तरह से मालूम होता है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्लू है, संधि किसका करना है और संधि किसका छोड़ना है, यानी बनाना किसका है और छोड़ना किसका है। छोड़ना यानी विग्रह करना किसका है, ये हमें पहले मालूम होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा इस यहाँ इजी होता है। अभी सबसे पहले एक एग्जांपल में देवेंद्र का लेता हूँ। देवेंद्र ये पद जो समस्त पद है वो समस्त पद 2 पदों से बन गया है। ये 2 पद कौन कौन से हैं, ये संधि के अगर आपको नियम सभी मालूम है तो ये संधि में कौन से वैरायटी का है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये स्वर संधि के वैरायटी का है। तो स्वर संधि का वैरायटी है तो पहला पद स्वर अक्षर से एंड होगा, दूसरा पद स्वर अक्षर से ही शुरू होगा। तो इसीलिए ये स्वर संधि है। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। तो यहाँ वो जो अंत्य अक्षर है वो अंत्य अक्षर कंप्लीट करने के लिए अ स्वर का सहाय लेना पड़ता है। तो अ और अंत पूर्व पद का अ और
उत्तर पद का ई, इसमें अ और ई इसका संयोग होता है और ये संधि फॉर्म होता है। तो देव प्लस इंद्र, तो सबसे पहले पहली स्टेप है आपको पद का स्प्लिटिंग करना। तो पद का स्प्लिटिंग करने के लिए देव प्लस इंद्र, ये स्टेप आपको आंसर में पहले लिखनी है चाहिए। तो देव पूर्व पद है और इंद्र उत्तर पद है। अभी संधि कहाँ होता है? यत्र यत्र संहिता तत्र तत्र संधि। तो वो जो उच्चारण करने के लिए अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आपको सेकंड स्टेप लिखनी है देव प्लस अ, ये पूर्व पद में लिखना है, और उसके बाद प्लस इंद्र, और अ और ई इसको एक स्क्वायर करना है, उसमें संधि होता है क्योंकि ये संधि हो गया। संधि का मीनिंग है एक तो वर्ण का बदल होना, वर्ण का आगम होना यानी दूसरा वर्ण आना। तो इसके हिसाब से ये अ और ई दोनों रिप्लेस होके तीसरा वर्ण आता है ए। तो ये स्वर संधि के लिए उदाहरण है। तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, तो ये गुण संधि में आता है। और ऐसे हमें अ प्लस ई इज इक्वल टू ए ऐसा लिख के देवेंद्र जो शब्द है वो लिखना है। और अगर आपको ये गुण संधि ऐसा आंसर मालूम है तो आप आंसर उसका लिख सकते हैं। ऐसा अगर आपने स्टेप वाइज लिखा तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये देवेंद्र के बारे में हो गया। और एक मैं उदाहरण लेता हूं, एग्जाम्पल चरकस्तु, ये समस्त पद है। तो इधर विसर्ग संधि हुआ है, विसर्ग संधि हुआ है। तो विसर्ग संधि के नियम आपको मालूम होने चाहिए। तो जहां जहां स उ र ऐसे अक्षर आते हैं तो वो मोस्टली विसर्ग संधि होते हैं। तो यहाँ चरकस्तु इधर स आ गया है इसीलिए ये विसर्ग संधि है। ऐसा थोड़ा आपको अगर प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस आपने अगर रीमेमोराइज किया तो आपको ये स्टेप आ सकती है। तो इधर चरकस्तु ये समस्त पद, उसके ऊपर लिखना ये समस्त पद है। तो समस्त पद में पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है? तो चरकह ये पूर्व पद हो गया। कह, क के आगे विसर्ग देना ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विसर्ग संधि है। देवेंद्र में वह के आगे विसर्ग नहीं आता, उसके आगे अ आता है, लेकिन यहाँ इधर विसर्ग आना ही चाहिए। चरकहा प्लस तू, चरकहा प्लस तू, तो ये दूसरा पद है। तो ऐसे पद का स्प्लिटिंग हो गया। सबसे पहले स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ द पदार्थ। संधि अगर आपको करना है तो ये स्टेप फॉलो करनी है। तो ये विसर्ग संधि है। विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे अगर स्वर आता है तो उसके लिए सत्वादेश संधि होता है, इसीलिए इधर विसर्ग स में कन्वर्ट होता है। तो ये सूत्र अगर आपको मालूम है तो सूत्र आप उधर लिखना है, विसर्जनीयस्य सह। तो विसर्ग का स में कन्वर्ट हो गया तो ये सह आ गया। तो अभी थर्ड स्टेप में चरक ऐसा वर्ड लिखना है, विसर्ग के जगह स लिखना है और प्लस तू, क्योंकि अभी उत्तर पद में हमने कुछ संधि नहीं किया है, ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद अभी फिर से संयोग है, सॉरी संहिता है अंत्य पद में। तो वो पूर्व पद का स और उत्तर पद का उ, ये संधि होके चरकस्तु ऐसा शब्द बनता है, ऐसा शब्द बनता है। तो चरकस्तु इट इज विसर्ग संधि। और अगर आपको ये आपको इसका सूत्र मालूम है तो सूत्र लिख सकते हैं, और इसका प्रकार है यानी सत्वादेश या सकारादेश संधि वो लिख सकते हैं। तो ऐसा आप
संधि के ऊपर आए गए क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। स्टेप वाइज अगर लिखे, स्टेप वाइज अगर आपने लिखा तो आपको मार्क इजी मिलते हैं। तो ये पहले हो गया। अभी एक आचरेत नित्यम, इधर संधि बनाना है, संधि बनाना है। पहले हमने रिवर्स प्रोसेस किया, अभी रेगुलर प्रोसेस करनी। आचरेत प्लस नित्यम, यहाँ आचरेत त ये हलंत बताया है, तो त प्लस अ और सॉरी त और नित्यम, ये आचरेत नित्यम, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। त द में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट लेटर कन्वर्टेड इनटू थर्ड लेटर। तो इसके लिए चरत्व संधि आपको अगर मालूम है तो आप इसके आधार पर आचरेत नित्यम, त के बदले आप इधर सिर्फ द करना है, तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो एक मैं स्वर संधि का एग्जाम्पल लिया, एक विसर्ग संधि का लिया और व्यंजन संधि का एग्जाम्पल दिया। तो ये सेकंड क्वेश्चन में ए का आंसर स्टेप वाइज अगर आपने लिखा तो आपको 5 में से 5 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो उसके बाद सेकंड जो लघुत्तरी क्वेश्चन है वो समास के ऊपर है। तो समास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ऐसा ही पैटर्न रहता है, एक तो विग्रह वाक्य बनाना या समास करना, समास का भेद जान लेना, या समास में जो कुछ भी पद है उसके हिसाब से विग्रह वाक्य बनाना। तो इसमें जो समास के प्रकार है, उस समास के प्रकार में थोड़ा सा इजी आपको जो लगता है वो अव्ययी भाव समास, वो अव्ययी भाव समास का एक एग्जाम्पल यहाँ रहता है, और बहुव्रीहि समास का एक एग्जाम्पल यहाँ रहता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद पदार्थ प्राधान्य, और अव्ययी भाव पदार्थ समास में पूर्व पद प्रधान। तो इसका जो मैं पहले चौथा और पांचवा जो समझाने के लिए इजी रहे वो मैं समास के लिए बोल रहा हूँ। तो चक्रपाणी, ये जो समस्त पद है, तो इसका मीनिंग है जिसके हाथ में चक्र है वह। तो ये मीनिंग संस्कृत में, इसका अर्थ लेकिन होता है कृष्ण, यानी अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। तो ये बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। तो इस बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल के लिए आपको विग्रह वाक्य कैसा लिखना है, वो विग्रह वाक्य सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक मैं बोलता हूं, चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है वो चक्रपाणी, ऐसा बोलते हैं। तो ये आपको बताना है। और दूसरा है शक्तिम अनतिक्रम्यम, ये है अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल। इसका पूर्व पद अव्यय होगा। तो अव्यय के बारे में अगर आपको पता है तो अव्यय के एग्जाम्पल, जो कौन से अव्यय का क्या अर्थ होता है, जो द्वितीय विभक्ति में मोस्टली आता है, तो द्वितीय विभक्ति का जो अन्य उपयोग है उसमें ये बताया है। तो यथा शक्ति, ऐसा इसका समस्त पद है, शक्तिम अनतिक्रम्यम, यथा शक्ति, ऐसा उसका आंसर आपको लिखना है। तो समास में सबसे इंपॉर्टेंट है पद का स्प्लिटिंग करना, उसका विग्रह वाक्य बनाना, और उस विग्रह वाक्य के अनुसार उसका अर्थ जो है वो अर्थ प्रतीत करना। जो चक्रपाणी में अभी जो बताया बहुव्रीहि समास, क्योंकि पूर्व पद चक्र है, उत्तर पद पाणी है,
उसका संयोग होके ये समास बन गया है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अर्थ अन्य पद दर्शाता है, तो अन्य पद पदार्थ बहुव्रीहि समास, ऐसा हमें लिखना है। वैसे भी शक्तिम अनतिक्रम्यम, उसमें यथाशक्ति पूर्व पद ये अव्यय पद है, तो अव्ययी भाव समास, ऐसा इसका आंसर लिखना है। बाद में जो वैद्य निंदितः, निंदित वैद्य, आयुषो वेदः आयुर्वेदः, वृद्धि च क्षयः च वृद्धि क्षयो, ऐसा उसके विग्रह वाक्य बनाने हैं। आयुषो वेदः ये तो फेमस है, आयुर्वेद, अगर आपने ये समास लिखा तो आपको इसके मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसा ये समास के ऊपर का क्वेश्चन रहता है। जैसे संधि में बनाया है वैसे समास में भी विग्रह वाक्य और समस्त पद, और समास का जो समस्त पद दिया है उस समस्त पद का स्प्लिटिंग यानी विग्रह वाक्य बनाना और उसका फिर समस्त पद करना और उसका एग्जाम्पल देना, ऐसे समास के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अगर संधि और समास ये संस्कृत में मस्ट नो चैप्टर्स है, आपको ये आने ही चाहिए। तो ये संधि और समास अगर आपने अच्छी तरह से पढ़े तो आपको सभी क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के, सेकंड पेपर के, नहीं तो पूरे संस्कृत के यानी संहिता अध्ययन, पदार्थ विज्ञान, जो कुछ भी है वो सभी के क्वेश्चंस आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसीलिए एनसीएसएम के जो एग्जाम पैटर्न में इंटीग्रेशन लेक्चर है, तो इंटीग्रेटेड लेक्चर में ये सब कुछ क्लियर होता है, संधि और समास का कितना इम्पोर्टेंट है, अन्वय के लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये मस्ट नो ही चैप्टर है, इसीलिए आपको ये चैप्टर्स का अभ्यास करना ही है। अगर आपने इसका अभ्यास किया तो आपको सिर्फ संस्कृत नहीं, आपके अष्टांग हृदय का संहिता अध्ययन, पदार्थ विज्ञान, इसके ऊपर के क्वेश्चंस इजीली एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। तो ये संधि और समास के लिए क्वेश्चंस थे, इसके ऊपर हमने विचार किया। जब संधि समास हम पढ़ने जाएंगे तो इसके लिए हम डिटेल में बताएंगे। उसके बाद है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रहता है अव्यय का, अव्यय के ऊपर वो इजी क्वेश्चन रहता है। आपको अगर अव्यय के मीनिंग मालूम है, अगर आपने ट्रांजिशनल करिकुलम के लेक्चर्स अच्छी तरह से अटेंड किए हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। इसमें युग्म अव्यय का एक उदाहरण रहता है, तो युग्म अव्यय का उदाहरण सबसे इजी रहता है। तो ये मैं पहले बताता हूँ और उसके बाद ये जो 5 क्वेश्चन है उसके आंसर्स कैसे है वो बताता हूँ। खाली फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन अभी पढ़ो। अधोदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानं पूरयत्, पर्टिकुलर अव्यय पर्टिकुलर नंबर के ऊपर लिखना है। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है, पहले डैश 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 वायु वर्धति डैश 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 कंपः जायते, इधर युग्म अव्यय का आपको आंसर लिखना है। तो इसमें अव्यय में युग्म अव्यय यदि तरही आता है, तो यदि वायु वर्धति तर्हि कंप जायते, जब वायु बढ़ता है तभी कंप ये लक्षण दिखाई देता है। वायु के गुण अगर आपको पता है तो आसानी से गेसिंग करके आप लिख सकते हैं। अगर आप कंबाइंड स्टडी करते हैं तो ये आपको आसानी से आता है। अगर संहिता अध्ययन से आपने ये अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको आता ही है, इसके लिए बाय हार्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं। ट्रांजिशन करिकुलम में अगर आपने अव्यय का लेक्चर बराबर अटेंड किया तो आप ये आराम से लिख सकते हैं। तो यदि तरही, उसके बाद थोड़ा सा आपको सेंटेंस का मीनिंग मालूम करने से कौन सा अव्यय यहाँ आ सकता है ये आपको ध्यान में आ जाएगा। पहले तो अभी यदि तरही का मैं बता दिया, अभी बचे हैं इति विना अलम सह।
तो पहला जो क्वेश्चन है स्नानम डैश डैश नैर्मल्यम न युज्यते। तो अगर स्नान हमने नहीं किया तो आप हमको शुद्धिता नहीं होती, इसका ये मीनिंग है, गेसिंग हो गया। तो स्नानम बिना, अगर आपने नहीं किया, बिना का मीनिंग नहीं किया, तो बिना अगर ये अव्यय आप यहाँ रखेंगे तो आपको इसका मार्क मिलेगा। स्नानम बिना नैर्मल्यम न युज्यते, न युज्यते। तो थोड़ा सा आपको सेंटेंस का मीनिंग गेस करके आप अव्यय पद का इधर प्रॉपर चॉइस कर सकते हैं। संहिता अध्ययन का एक दो क्वेश्चन जो है अभी आयामो विविधंगानाम व्यायाम और वायु वर्धती, ये संहिता के ऊपर क्वेश्चन है। तीसरा भी संहिता के ऊपर क्वेश्चन है। पहले दो है वो जनरल है, जनरल में भी वैदिकीय सुभाषित साहित्यम से रिलेटेड है। तो सभी आपके जो सिलेबस पॉइंट है वो सभी सिलेबस पॉइंट का आपका ज्ञान होना सबसे जरूरी है। दूसरा है विवादेन, विवाद यानी कॉन्ट्रावर्सी, कॉन्ट्रावर्सी नहीं होनी चाहिए। विवादेन अलम, ये ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। साकम ऐसे अव्यय वहां यूज करते हैं, तो अलम इधर ये चॉइस आपको करना है। चौथा जो क्वेश्चन है वो आयामो विविध अंगानाम व्यायामः इति कीर्तितः, इति कीर्तितः। व्यायाम की डेफिनेशन यहाँ बताए है, किसको व्यायाम बोलते हैं, तो व्यायाम किसे बोलते हैं, इसके लिए ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए इति अव्यय अगर आपने डाला तो इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वह दो पद है, दोषे और धातु, ये एक दूसरे के साथ शरीर में वहन करते हैं, ऐसा ये वाक्य का मीनिंग है। तो दोषे ही सह धातवः शरीरम धारयन्ति, धारण करते हैं, सॉरी धावन नहीं, धारण करते हैं। दोष और धातु शरीर का धारण करते हैं, तो दोष के साथ धातु है, दोष के साथ धातु है, तो साथ के लिए सह अव्यय का यूज किया जाता है, इसीलिए ये सह अव्यय यहाँ लिखना है। तो इसका आंसर स्नानम विना नैर्मल्यम न युज्यते विवादेन अलम, विवादेन अलम। यदि वायुः वर्धति तर्हि कंपः जायते, आयामो विविध अंगानां व्यायामः इति कीर्तितः। दोषे ही सह धातवः शरीरम धारयन्ति, दोष के साथ धातु शरीर का धारण करते हैं। ऐसे अगर आपने अव्यय के लिए थोड़ा सा ट्रांजिशनल करिकुलम का रीमेमोराइज किया तो आप इसके ऊपर आराम से लिख सकते हैं। नहीं तो सेकंड ट्रिक है, सेंटेंस का मीनिंग निकालने के लिए अव्यय के मीनिंग में, अव्यय के मीनिंग थोड़े और सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग फुलफिल होने के लिए यहाँ कौन सा अव्यय फिट होता है। मोस्टली कंफ्यूजेबल अव्यय अभी तक इसमें नहीं है, तो ये कंफ्यूजेबल अव्यय यदि तरी के साथ यदा तदा ऐसा अगर आ गया और या यथा तथा ऐसे आ गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन हमें इसके लिए ध्यान देना है, सेंटेंस का मीनिंग निकालने के लिए अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट अव्यय पद के लिए है। उसके बाद है शब्द रूपाणी, शब्द रूपाणी। इधर पर्टिकुलर विभक्ति का एग्जाम्पल बताया है, पर्टिकुलर विभक्ति का एग्जाम्पल बताया है। तो आपको इसके लिए शब्द रूप, धातु रूप, इसका पठन अनिवार्य ही है। सिलेबस में धातु रूप और शब्द रूप मस्ट नो है। और इसके लिए जो एग्जाम्पल्स बताए हैं, अकारांत, आकारांत, इकारांत, रुकारांत, सकारांत,
ऐसे शब्दों के एग्जाम्पल्स आपको मालूम होने ही चाहिए और उसके ऊपर एक एक शब्द का पूरा पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल अकारांत शब्द है तो देव शब्द का पूरा पैटर्न अगर आपको मालूम होता है तो अकारांत शब्द का कौन सा भी विभक्ति का शब्द हो वो आपको आता है। तो ऐसे हम इसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो इसके लिए सर आपको, हाँ, ऍक्च्युली हेलो, एकच मिनिट राहिलाय आता, तर ठीक, आपण 15-20 मिनिटांनी परत करू. तर रेकॉर्डिंगला थोडं कन्वर्ट करावं लागतं. तर बर बर, जेवढं होईल तेवढं करा, नंतर आपण कंटिन्यू करू एक 15-20 मिनिटांनी. तोपर्यंत तुम्ही पण रेस्ट घ्याल. जेवढं होईल तेवढं ठीक करा, है, 1 मिनिट आहे आपल्याकडे आता. ठीक है, ठीक है। चालेल. तो युष्माकम ये सर्वनाम पद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसकी विभक्ति है। तो ये आपको अगर सर्वनाम वाचक शब्द का अगर आपने सही तरह से अध्ययन किया है तो ही आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन युष्मत सर्वनाम की षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। धातारम धातृ रुकारांत शब्द तृतीया विभक्ति है। मातारी संहितायाम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। प्रकृति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे अगर आपने बाय हार्ट किए हैं तो ही इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए रिसाइटेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो शब्द रूप धातु रूप में थोड़ा सा आपको रिसाइटेशन होना चाहिए। रिसाइटेशन के बाद आप कौन सा भी वर्ड आने दो, एक एक पैटर्न आपको अगर पता है तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो